उम्मीद करता हूँ सभी तक मेरी साउंड ओके होगी। तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग और शुभ संध्या। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग इंडिया, शुभ संध्या। तो आज का सेशन जैसे कि मैंने बोला था, मैं धीरे 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 मेरे सारा टॉपिक वाइज मैं पूरा कराऊंगा, मेरी गारंटी है। तो जितने लोग भी जुड़ चुके हैं उन सभी को भाई गुड इवनिंग। एक बार काम कर दो, जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड। जरा समझिएगा, ये टॉपिक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और इसको मैं 2 राउंड में पूरा करूंगा। यानी कि आज मैं कराऊंगा फॉरेन ट्रेड पार्ट 1 और उसके साथ में टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगा और साथ में एक मैं मंडे को भी कराऊंगा फॉरेन ट्रेड पार्ट 2। ठीक है ना। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के ना, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है ऑफिसर में। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां भी डाउट होगा मोस्ट वेलकम पूछिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं सेशन आप सभी लोगों से। ओके चलो, अगर मैं बोलूं सबसे पहले आज का थॉट आपके लिए, जो काम जितनी ही मेहनत लगन, जो काम जितनी ही मेहनत और लगन और श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। मतलब कहने का, जिस काम को आप डिटर्मिनेशन के साथ करते हो ना, उस काम को सक्सेस होने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती। यानी कि जो भी काम करिए मन लगा के करिए, कि नहीं ये काम हम बहुत मन से कर रहे हैं, हमें करना है। ये नहीं कि जैसे हो गया वैसा नहीं, जो भी काम करना है मन लगा के करना है। ओके चलो समझते हैं। टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड। जैसे ही ये टॉपिक आता है दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चलने लगता है ना। और बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो ज़रा समझते हैं इस टॉपिक में बेसिकली क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो एकदम आसान से समझाता हूँ, जो आपको ऑलरेडी जो नॉन कॉमर्स के हैं उनको भी समझ में आएगा, जो कॉमर्स के हैं उनको भी समझ में आएगा, गारंटी है। चलो समझते हैं। अगर हम सिंपली ये कहें, सिंपल सा, कि मान लो एक कंट्री है इंडिया। ठीक है, इस कंट्री का नाम है इंडिया, जो हमारा कंट्री है। इसके पास जो गुड्स हैं वो सारी गुड्स हैं जो इनको यूज़ है, जो इनका यूटिलाइज होता है। समझना, यानी ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं हम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब कुछ कर लेते होंगे, है कि नहीं। तो ये किसी दूसरी कंट्री से हेल्प लेंगे। मान लो एग्जांपल लेते हैं, यूएसए से इन्होंने कहा कि भाई देखिए आपके पास आईटी बड़ी अच्छी है और मेरे पास मेरी कंट्री में जो मिल्क है वो बड़ा अच्छा होता है। तो एक काम करिए, आप मुझे आईटी पे सपोर्ट करिए और मैं आपको मिल्क में सपोर्ट करूँगा। मेरे यहाँ लेदर की चीज़ें बहुत अच्छी होती है, मुझे लेदर में सपोर्ट करूँगा, आप मुझे आईटी में सपोर्ट करिए। यानी कि दोनों देशों ने कहा, क्योंकि पता है दोनों कंट्रियों को कि उनके पास इतनी एफिशिएंसी तो नहीं है कि सब कुछ आज के समय में, अगर कोई ऐसी इकोनॉमी कहती है कि हम सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर करती है, हम कहते हैं 99% करते, लेकिन 100% करती है, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है 100 चीज़ों की और अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं हो रही तो हम कहीं से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? या तो उसको मांगेंगे, दैट मीन्स उसको हम खरीदेंगे। तो अगर इंडिया ने कुछ भी फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदा तो उसे कहते हैं आयात करना। उसे क्या कहते हैं? आयात करना, या उसे कहते हैं इंपोर्ट करना। अच्छा, जब हम इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो मुझे बताओ कैश आएगा कि कैश जाएगा? कैश आएगा कि कैश जाएगा, मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो कॉमन सी बात है, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम कैश देंगे ना भाई आपको, तो कैश क्या होगा? हमारे पास से जाएगा। कैश क्या होगा? हमारे पास से जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, कुछ हम बेचते भी हैं कि भाई मेरे पास भी कुछ है, आप भी मुझसे ले लीजिए। अमेरिका जो हमसे लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं निर्यात करना। यानी हमने उसको क्या किया? एक्सपोर्ट किया। ठीक है। और जब एक्सपोर्ट करेंगे, किसी को कुछ बेचेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे? हमको पैसा देंगे ना भाई, देंगे क्या नहीं देंगे? तो हमारे पास कैश आएगा, हमारे पास कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा। यानी यहां 2 कंक्लूजन तो मिला हम लोगों को कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं
तो कैश जाता है, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कैश आता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो क्लियर होगा सभी का। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कहती है कि सब कुछ हम खुद से अकेले से कर लेंगे। वो कहीं ना कहीं इस करंट सिनेरियो में वह किसी दूसरे से हेल्प लेती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं विदेशी व्यापार। जो मेरे पास है हम आपको देंगे। जैसे कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चाय, टी इंडिया में होती है, तो उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास कैश फ्लो होता है। जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना हमारे पास करेंसी ज़्यादा आएगी, उतनी हमारी इकॉनमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे आपने देखा होगा दुनिया में जो भी ट्रेड होता है वो होता है डॉलर में। मैक्सिमम करीब 70% ट्रेड होता है सिर्फ डॉलर में। ये वर्ल्ड जीडीपी की बात कर रहा हूँ, टोटल जीडीपी की। तो जरा सोचो, हर कोई डॉलर में खरीद रहा है, तो कॉमन सी बात है डॉलर की वैल्यू इसीलिए क्या होती है, हमेशा बढ़ी रहती है। ओके, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो इसके क्या है, वेरिएबल है। इसी में हम लोग देखेंगे बीओपी कुछ होता है, ट्रेड डिफिसिट कुछ होता है, ट्रेड सरप्लस कुछ होता है। हम लोग सब चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो, इस पूरे टॉपिक का ये मेन सार है, ये मेन कंक्लूजन है, जरा समझना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इंडिया ने आई मतलब इंपोर्ट किया 200 बिलियन डॉलर का, यानी कि इंडिया ने करीब 200 अरब डॉलर का आयात किया, और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया मान लो 100 बिलियन डॉलर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि करीब 100 मिलियन डॉलर का हमें क्या हुआ, घाटा। यानी कि हमारे पास से करेंसी गई ज़्यादा और आई उस कंपैरिजन में क्या, कम। उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, जिसको कहते हैं फॉरेक्स, इसको क्या कहते हैं, फॉरेक्स, जिसको हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, पता होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा। और अगर हम इसी का उल्टा कहें, हम ये बोलें कि हमने एक्सपोर्ट किया 200 बिलियन डॉलर का और हमने इंपोर्ट किया सिर्फ 100 बिलियन डॉलर का, यानी कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट कम हैं और लोग हम पे डिपेंडेंट ज़्यादा है। समझ रहे हैं? यानी हमने कहा कि 100 बिलियन डॉलर का हमें क्या हुआ, सरप्लस हुआ। यानी कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा तो लग रहा होगा देखने से हमें हो गया सरप्लस, और जब हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा तो हमें क्या कहेंगे, हमें हो गया घाटा। यानी दिस इज कॉल्ड डिफिसिट। यानी दो चीज़ मुझे मिल गई। हर कोई इकॉनमी चाहती होगी कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो क्या, ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। दो चीज़ें, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। एक हो गया हमारा ट्रेड सरप्लस और एक हो गया हमारा ट्रेड डेफिसिट। यहाँ तक क्लियर। अब सुना होगा आपने टर्म एक करंट अकाउंट। ये वो वाला करंट अकाउंट नहीं है कासा वाला, ये करंट अकाउंट है फॉरेन ट्रेड में जो आता है। दूसरा सुना होगा आपने कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जरा समझना ध्यान से, ये जो बीओपी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में एक संस्था है, संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मेन फंक्शन ही यही है। इसका मेन फंक्शन ही जो है, याद रखना, क्या है, मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट। विश्व में आयात निर्यात सभी सब कुछ बैलेंस रहे, ये मेन फंक्शन किसका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या होता है। मुझे बताओ जरा सब लोग चैट बॉक्स में, क्या लगता है कि जो करंट अकाउंट है उसमें क्या क्या आता होगा। मुझे बताओ जो करंट अकाउंट है उसमें क्या क्या आता होगा। तो मैं बताता हूं, समझना। अगर हमने इंपोर्ट किया, इसका मतलब हम खरीद रहे हैं। अभी पीछे हम लोग ने बोला कहां से खरीद रहे हैं, फॉरेन से। यानी जब हम कुछ फॉरेन से खरीदते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट हो गया। दोस्तों बहुत आसान से समझा रहा हूं दोस्तों, बहुत आसान से समझना और पूरा सेशन देखना है। मेरा रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू के लिए है, आपको आज बहुत कुछ फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो
दूसरा मैंने क्या कहा, एक्सपोर्ट करना, मतलब हम सामानों को बेचेंगे। अगर किसको बेचेंगे, बेचने वाले खरीदने वाले कौन हमारे हैं, बायर फॉरेनर, यानी कि खरीदने वाला अगर फॉरेनर है तो क्या कर दिया हमने, एक्सपोर्ट किया। और अगर हमने मांगा तो हमने क्या कह दिया, हमने इंपोर्ट कह दिया। अब जरा यहाँ पे दो टर्म बड़े यूनिक लिखे हुए हैं जो कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे बच्चों को। एक विजुअल, भाई मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम कहीं बेचेंगे तो दिखेगा ना ये मार्कर, कि नहीं दिखेगा दोस्तों, दिखेगा। दिस इज कॉल्ड विजुअल, यानी कि जो भी हम विजुअल करते हैं, विजुअल ट्रेड करते हैं, विजुअल प्रोडक्ट का, वो भी फॉरेन ट्रेड में शामिल होता है, ठीक है। और एक हम क्या करते हैं भाई, व्यापार इनविजुअल का। ये इनविजुअल क्या होता है तो जरा समझना। एक व्यक्ति है एक्स, जो कि एक आईटी इंजीनियर है, ठीक है। यह गया अमेरिका में, हर कोई जाना चाहता है। यह अमेरिका में गया और यहाँ जाके वह 3 महीनों तक, दिन नहीं 90 दिनों तक इसने क्या किया, खूब मेहनत किया। और ये जाके फिर 90 दिनों तक काम करके फिर इंडिया में वापस आ गया। तो इसको कुछ डॉलर मिला होगा, कुछ तो मिला होगा। तो मुझे बताओ इसने क्या बेचा, इसने बेची अपनी सर्विसेज, यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्विसेज को, यानी कि हम सर्विस को अगर शामिल कर लें तो वो कहलाता है क्या, याद रखना इनविजिबल। यानी कि याद रखना हम ट्रेड दो तरीके से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। एक उसका ट्रेड करते हैं जिसको हम खरीदते हैं, ओके, और एक वो हो गया जिसको हम देखते नहीं हैं, उसको खरीदते और बेचते हैं, यानी कि बात हो रही है सर्विसेज की। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा सभी का, ओके। चलो अब आता है कि सर ये बीओपी क्या होता है, तो जरा समझते हैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में। हमारे देश में हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहां डिफिसिट होता होगा, हमारे यहां सरप्लस होता होगा, इन सब का कहीं ना कहीं होता होगा एक रिकॉर्ड। क्या होता होगा, एक रिकॉर्ड। तो कहता है जैसे मान लो 2020 और 21 में कहा गया कि जो भी हमारे पास इंपोर्ट हुआ, जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट हुआ, क्या रहा ट्रेड डेफिसिट, क्या रहा सरप्लस, उन सबको कंपाइल करना, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना दोस्तों। इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी हमारे देश के साथ और साथ में दूसरी किसी दुनिया के साथ, यानी वर्ल्ड के दूसरी कंट्रियों के साथ। यानी कि जो भी हम ट्रेड करते हैं किसी भी फॉर्म में, या तो विजुअल होगा या तो इनविजुअल होगा, कुछ भी करते हैं जिसके द्वारा हमारे देश से या तो बेटा याद रखना, या तो कैश आएगा और या तो बेटा कैश क्या होगा, जाएगा। यानी किसी भी माध्यम से हमारे देश में अगर कैश आता है और कैश जाता है, इसी का जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है दोस्तों, उसी को कहते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रहेगा टू ऑल ऑफ यू, सिंपल शब्दों में टोटल कैश फ्लो हमारे यहां कितना आ रहा है और टोटल कैश फ्लो हमारे यहां से कितना जा रहा है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे ही कहते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रहेगा। चलो अब जरा समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंट, याद रहेगा, और एक हमारा क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट, याद होगा। अब जरा समझते हैं कि इन दोनों में क्या क्या होते हैं। तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें क्या क्या आता है। अब मुझे बताओ कि जो कैपिटल अकाउंट होता है, मुझे बताओ उसमें क्या क्या आता है, मुझे बताओ जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से तो जरा समझते हैं। जो भी हम व्यापार करते हैं, जैसे समझना, जो भी हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, वस्तुओं का, सर्विसेज का, जो भी हम व्यापार करते हैं वस्तुओं और सर्विसेज का, जिनका हम करते हैं क्या, एक्सपोर्ट, और या तो करते हैं इंपोर्ट। यानी कि किसी भी गुड्स का या तो हम करेंगे क्या, इंपोर्ट, और या तो बेटा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, पहला चीज। दूसरा, किसी भी सर्विस का या तो हम करेंगे एक्सपोर्ट और या तो करेंगे हम इंपोर्ट। या तो हम सर्विस मांगेंगे और या तो सर्विस क्या करेंगे, देंगे। उससे क्या होगा हमारे पास, या तो इनकम रिसीव्ड्स होगा और या तो पेमेंट होगा। यानी कि हम या तो पैसा देंगे या तो पैसा लेंगे।
ट्रांसफर रिसीव्स मतलब या तो कहीं पैसा हम देंगे या तो किसी से पैसा हम लेंगे। यानी याद रखना, सिंपल शब्दों में करंट अकाउंट में दो चीजें होती हैं। एक हमारा हो गया इनविजिबल और एक हमारा हो गया, याद रखना, विजिबल। यानी कि जो भी हम किसी भी गुड्स सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम ट्रेड करते हैं, वो सारा चीज आता है क्या, किस में आएगा, करंट अकाउंट में। हम मार्कर बेचे, हम चाय पत्ती बेचे, हम मंगाए कुछ, सब कुछ मान लो, जो भी हम गुड्स सर्विसेज का ट्रेड करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं क्या, करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। आगे चलता हूं। दूसरा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझना ध्यान से भाई। एक तो हमने किया ट्रेड, उससे हमारे पास पैसा आ गया, यानी हमारी इकॉनमी में जो हमने बेचा या खरीदा उससे पैसा आ और जा रहा है। जरा सोचो दो पल के लिए, क्या इसके अलावा भी हमारे देश में पैसा आता है? बिल्कुल आता है। जैसे सुना होगा आपने, हमारे यहाँ एक टर्म आता है एफडीआई, फॉरेन कंट्री पैसा लगाती है, हमारे यहाँ बिजनेस ओपन करती है। टाटा अमेरिका में जाके काम करती है, वोडाफोन हमारे यहाँ काम करता है, एप्पल हमारे यहाँ काम करता है, पैसा लगाता है। समझ रहे हैं? यानी कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, कंपनीज हैं जो हमारे देश में बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं। उसको कहते हैं क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाती। ठीक है। एक कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं फॉरेनर की जो हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, डू नॉट वरी, टेंशन नहीं लेना। उसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद किसी भी माध्यम से जो भी हमारे देश में होता है क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर इससे भी तो पैसा आ रहा है ना, और पैसा जाएगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। दूसरा, हमें वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, हमें आईएमएफ ने पैसा दिया, हम उधार मांगते हैं कहीं से, यानी कि जो भी हमारी बात हो रही लायबिलिटी पार्ट पर, यानी इनसे भी जो हम पैसा अपनी कंट्री में मांगते हैं, हमारे कंट्री में पैसा फ्लो होता है अपार्ट फ्रॉम ट्रेड को, सर्विसेज को छोड़कर, उसे कहते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। याद रहेगा? यानी कि दो चीजें याद रखना, हमारे देश में दो चीजें हैं। एक हो गया हमारा करंट अकाउंट, यानी कि जो उसमें हम बात करें ट्रेड की, जो बात हम बात करें सर्विसेज की। इसके अलावा हमारे देश में जहां से भी फ्लो होता है मनी का दोस्तों, जैसे वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, जैसे आईएमएफ ने पैसा दिया, हमने किसी से बोरो किया, इन सबको अगर शामिल कर लो तो उसे कहते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ, मेक मी कंफर्म, यहां तक क्लियर? एकदम आसान शब्दों में आज समझा रहा हूं। आज के बाद इस टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं होगी, मेरी गारंटी दोस्तों। मैंने क्या बोला है, इस पूरे एक महीने में मैं सारा टॉपिक भी कवर कराऊंगा, एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा। अगले पूरे महीने में ओनली होगा क्या, ओनली डेली होगा टेस्ट। डेली क्या होगा, ओनली टेस्ट। तभी तो सिलेक्शन होने के चांस है भाई दोस्तों, इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर हमने सुना होगा, पेपरों में देखते हैं, पूछता है करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, सीएडी क्या होता है। सिंपल शब्दों में, इट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एराइजिंग इन द करंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। यानी अब हम लोग पीछे देखा ना कि भाई करंट अकाउंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनविजुअल ट्रेड और एक होता है विजुअल ट्रेड। उन दोनों से ही हमारे देश में क्या होता है, कैश आता है और कैश जाता है। तो अगर कैश गया ज़्यादा और आया कम तो घाटा है ना। तो याद रखना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं क्या, करंट अकाउंट डिफिसिट। सिंपल शब्दों में, हमारे देश में जो करंट अकाउंट के माध्यम से हम ट्रेड करते हैं, उससे जो कैश आता है या कैश जाता है, उसका जो डिफरेंस होगा उसे ही कहेंगे क्या, करंट अकाउंट डिफिसिट। गॉट इट टू ऑल ऑफ यू? उसे कहते हैं चालू घाटा, उसे कहते हैं चालू खाता का घाटा। आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझे बताओ जरा जल्दी से चैट बॉक्स में, सबसे पहले तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे यहां एफडीआई करती है?
ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ करती है एफडीआई? तो पता होगा, पहले बहुत आसान था, पहले लोग कहते थे मॉरिशस, पर अभी मॉरिशस नहीं, अब हो गई कंट्री कौन? सिंगापुर। जरा समझना, हमारा देश इंडिया, इस इंडिया में विश्व से सभी लोग पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहे यूएसए हो, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे नेपाल हो, वो चाहे साउथ कोरिया हो, कुछ भी हो, हर कोई चाहता है कि हम अपना सामान यहाँ बेचें, अपना सामान हम इंडिया में बेचें और यहाँ से प्रॉफिट कमाएं। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ पर्सन की, तो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में इंडिया नंबर 1 है। जरा सोचो, जितनी मोबाइल कंपनीज होंगी वो नहीं चाहेंगे कि हमारे इंडिया में हमारा बिजनेस हो, हमारे इंडिया में हमारा मोबाइल फ़ोन बिके। गॉट इट? तो हमारी इंडिया में क्या करेंगी, वो लोगों को हायर करेंगी, लैंड खरीदेंगी, अप्रूवल लेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और बेचेंगी। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेन कंट्री, जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में फिजिकल फॉर्म में पैसा लगाती है, लाइक बिल्डिंग दिखेगा भाई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दिखता है, ठीक है ना, वोडाफोन दिख रहा है, फिजिकल फॉर्म में जो पैसा लगाती है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखना, इसका बस एक ही पर्पस होता है कि जहां की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, हम वहां के मार्केट से पैसा कमा लें। दिस इज कॉल्ड एफडीआई। एग्जाम में अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हर सेक्टर की लिमिट अलग अलग होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं छोटा सा, मान लो देखा गया कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जो बैंक हैं उनका मार्केट बड़ा स्ट्रांग है, उनका मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो जितनी भी फॉरेन कंपनीज होंगी कंट्री में, वो चाहेंगी कि अपना बैंक हम यहीं ओपन कर लें। अब जरा बताओ, अगर हम ये कह दें कि ठीक है, आप पूरी आज़ादी आपको दे दी, हम आइए और पैसा लगाइए, तब तो जो यहाँ के बेचारे बैंक हैं, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई की, मैं बात कर रहा हूँ पीएनबी की, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि अगर मान लो हमारे देश में बैंकिंग हमने पूरा अलाउ कर दिया, तब तो जो यहाँ का मार्केट है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम अलाउ करते हैं लिमिट वाइज। अगर बंद कर देंगे तो नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? हमारे देश में एक फॉरेन करेंसी का फ्लो ही नहीं होगा। गॉट इट? और अगर ज़्यादा दे देंगे तो हमारी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं सब देखेंगे हम लोग आगे कि हर सेक्टर में क्या लिमिट होती है, और वो लिमिट की परसेंटेज को एग्जाम में बेटा पूछता है। ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट, यानी कोई भी भारतीय, बाहर का या कोई विदेशी जो आउटसाइड है भारत के, इन द कैपिटल ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, वो हमारे देश में पैसा लगाता है। दिस इज कॉल्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसको कहते हैं एफडीआई। याद रहेगा सभी को। सिंपल शब्दों में, जब कोई फॉरेन कंपनी, जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश में पैसा लगाता है, दिस इज कॉल्ड एफडीआई, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और याद रखना, एट प्रेजेंट में सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहां का सबसे ज्यादा एफडीआई होता है हमारे देश में। ओके, आगे चलते हैं जरा। दूसरा सुना होगा आपने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं एफआईआई। इसको क्या कहते हैं? याद रखना, मैं टॉपिक को यहां पे कंसाइज करके पढ़ा रहा हूं जिससे एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। पहला हमारा उद्देश्य ये है, और दूसरा हमारा ये उद्देश्य है, थोड़ा सा टॉपिक को जान लेंगे तो हम बनाने में हमें क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। गॉट इट? मान लो यूएसए की कोई कंपनी है, यूएसए की कोई कंपनी है, उसने हमारे इंडिया में टाटा कंपनी के 100 शेयर खरीद के पैसा लगा दिया। अब जरा मुझे बताओ, टाटा कंपनी, याद है ना मैंने टॉपिक कराया था कैपिटल मार्केट का, क्या सेकेंडरी मार्केट में टाटा कंपनी देखने जाती है कि किसके पास शेयर है, क्या शेयर है? इसे तो सारा बच बेच दी प्राइमरी मार्केट में, काम खत्म। अब जरा सोचो, उस कंपनी के मालिक ने, उस कंपनी ने हमारे इंडिया में टाटा कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया और पैसा लगाए हुए हैं। जैसे ही उसने देखा कि टाटा कंपनी अच्छी नहीं करी, वो अपना तुरंत शेयर बेचा और भाग गया। क्या हम उस कंपनी को देख पाएंगे?
या रोक पाएंगे? तो जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश में किसी के माध्यम से पैसा लगाती है, लाइक शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, कहीं भी, दिस इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझना, फिजिकल बैंक में कंपनी आएगी, जमीन लेगी, अप्रूवल लेगी, लोगों को हायर करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सामान बनाएगी और बेचेगी, दिस इज कॉल्ड एफडीआई। हमारे देश में आएगी तो किसी के माध्यम से आएगी। जैसे जरा सोचो, इंडिया में सबसे बड़ा एग्जांपल एक देता हूं मैं आपको, वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, जिसको इंडिया में अनुमति नहीं मिली, तो उसने क्या किया, इंडिया की कंपनी है बेस्ट प्राइस, उसमें उसने शेयर पैसा खरीद के लगा दिया। तो कहने के लिए तो फॉरेन कंपनी हो, पैसा उसने लगा दिया, जब मन करेगा वो बेच के चली जाएगी। गॉट इट? तो यानी याद रखना, जब कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी बाहर के द्वारा, आउटसाइड द कंट्री, जो हमारे यहां लगता है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में, लाइक उधार, शेयर्स में कंपनी के, उसे कहते हैं क्या हम लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एक ये भी कहा जाता है कि जो एफआई होती है वो किसी भी इकॉनमी के लिए बड़ा चिंता का कारण होती है। पता चला हम ये सोच रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है, पता चला उसमें अधिकार हमारा फॉरेन का है। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि एफडीआई ज्यादा हो और एफआई क्या हो, हमारा कम हो। ओके, यहां तक बेटा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, अभी समझना, अभी ध्यान से हम लोग क्वेश्चन भी आगे बनाएंगे, इसलिए मैं पहले बहुत कह रहा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आगे आप टर्म्स को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे बनेगा नहीं डियर, बनेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। ठीक है? एक कमिटी बनी, उस कमिटी का नाम था अरविंद मायरम कमिटी। उसने क्या कहा पता है? उसने क्या कहा, एक एग्जाम्पल उसने बड़ा अच्छा दिया। उसने कहा, मेरा मानना है कि मान लो इंडिया में, एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का, मान लो इंडिया में कोई बैंक है, उस बैंक में टोटल कैपिटल है मान लो 100 करोड़। कितनी करोड़? 100 करोड़। अगर उस बैंक में जो इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 10% से ज्यादा है, 10% से क्या है, मोर है, ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे क्या, रिकमेंड दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब कोई कंपनी हमारे देश में किसी भी कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट का मोर देन 10% करती है, तो उसे हम, उसने क्या बोला कहने के लिए, क्या, दिस इज कॉल्ड एफडीआई। उसी प्रकार उसने कहा, मान लो उसी बैंक में अगर कोई फॉरेनर ने पैसा लगाया है 10% से लेस देन, तो वो हमारा क्या हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एफआईआई का अक्सर एग्जाम में बेटा फुल फॉर्म पूछा है। गॉट इट? यानी सिंपल शब्दों में कहेगी, एज पर द अरविंद मायराम कमिटी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% है किसी भी इकोनॉमी में, सेक्टर में, तो उसे हम कहेंगे क्या, एफडीआई। और अगर वह इन्वेस्टमेंट उस जगह पर 10% से कम है तो क्या कहेंगे हम, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब जरा समझ के ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझना, इसको पढ़िए। कहता है, विच ऑन द फॉलोइंग, ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फिनांसिंग एंड इंश्योरेंस। यानी हमारे देश में ऐसी कौन सी संस्था है जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमेशा फिनांस करती है? दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया है, याद रखना, उसका नाम है बेटा क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यानी कि याद रखना, इसको कहते हैं ECGS। इसका पर्पस ही होता है एक्सपोर्ट को फिनांस करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है? और अगर बढ़ावा नहीं देना, बढ़ावा देने के साथ अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी करना इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जैसे नहीं हमारे इंडिया में एक DICGC है, उसका काम क्या है कि जो पैसा बैंक में जमा होता है उस डिपॉजिट पर यह बैंक को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। उसी प्रकार जो हम एक्सपोर्ट करते हैं
एज एक्सपोर्टर अगर मैं हूं, मैं एक कंपनी हूं, तो मुझे जो सपोर्ट करेगा वो कौन करेगा? ECGS, इन द ऑफ फिनांस एंड इंश्योरेंस। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पैसा कौन देगा? तो वो हमारा क्या हो गया दोस्तों? एक्सिम बैंक, जिसका नाम हमारा क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, जो बना कब? 82 में बन के तैयार हो गया। अगर बात हो रही है इंडिया में हाउसिंग को, तो उसके लिए कौन है भाई? NHB। इस NHB में याद रखना 100% शेयर किसके पास है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ECGS। अगला बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको कर लो भाई, V और I। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना, इसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कहीं ना कहीं याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेंसी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेंसी है, इसको कहते हैं IMF। यानी कि IMF जो भी अपने मेंबर कंट्री को हेल्प करती हो, याद रखना वो इसी करेंसी में करती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। अगला, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। हमारे देश में जो हम फॉरेन एक्सचेंज हमारा मार्केट है, जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जरा समझना। उसमें फॉरेन करेंसी भी होती है, उसमें सिक्योरिटीज गोल्ड भी होती है, उसमें सरकारी प्रतिभूति भी होती है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड हो गया, और उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट भी होता है। याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या है? करेंसी है, जिसको हम लोग याद रखना आर्टिफिशियल करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4 चारों हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। अक्सर सुना होगा आपने डंप करना। अच्छा, जरा सुना होगा ना, डस्टबिन में डाल दो, मतलब फेंक दो, डंप कर दो। जैसे जरा सोचो, चाइना में एक मोबाइल कंपनी है, उस मोबाइल कंपनी का नाम है एक्स। जरा समझना, उसने क्या किया? उसने 100 मोबाइल बनाया। कितने मोबाइल बनाए उसने? उसने बनाए 100 मोबाइल, जिसकी रियल में कॉस्ट थी बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट थी। ठीक है, लेकिन उसने, चाइना ने क्या किया? उस मोबाइल को हमारे इंडियन मार्केट में बेच दिया मात्र 100 रुपये में। जरा सोचो, एज ए कंज्यूमर अगर हमें कोई चीज़ इतनी सस्ती मिलेगी तो हम खरीदेंगे कि नहीं? इसने पूरे हमारे मार्केट को क्या किया? डंप कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो कभी कभी क्या करती है इकॉनमी को, कुछ कंट्री क्या करती है, जानबूझ के सस्ते दामों पर, कम दामों पर, फ्री में बेच देती है कि भाई धीरे धीरे लोग वहाँ के यूज टू हो जाएंगे। और जब लोग वहाँ की जो जो लोकल मार्केट हमारा वो खत्म हो गया। भाई अगर चाइना भी देख रहे हो ना जो हाल होती है चाइना की, यहाँ पे फ़ोन बेचते बड़े सस्ते में, तो हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं दुकानदार को? भाई हमें सस्ता दे दो, कहते हैं ना। अब जहाँ सस्ता दे दिया तो जो यहाँ के वेंडर हैं वो तो बेचारे खत्म हो गए। तो याद रखना, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट। यानी कि जरा सोचो, मान लो इस मोबाइल की कीमत उनके पास रियल में जो उनकी कॉस्ट प्राइस है वो मान लो है 100 रुपये, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया कितने में? हमारे देश में 50 रुपये में। क्यों? वो चाहते हैं कि हमारे देश का जो मोबाइल मार्केट वो क्या हो जाए? बंद हो जाए, डंप हो जाए। तब उनकी मोनोपोली होगी, जैसा बेचेंगे वैसा लोग खरीदना पड़ेगा। गॉट इट? अगला, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार लोग गलती करते हैं इसको समझना। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है एक्सपोर्ट के बारे में और इंपोर्ट के बारे में, कि भाई हमारा आयात क्या होना चाहिए, हमारा निर्यात क्या होना चाहिए, हमें कितना फ़ायदा हो रहा है किसी से, हमें कितना घाटा हो रहा है, ये सब सारी नीति बनती है। वह नीति कौन बनाती है? इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसको कहते हैं कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं। उसको बनाती भी कौन है? उसको बनाती है कॉमर्स मिनिस्ट्री बनाती है। ठीक है, आगे, मार्केट इन विच करेंसी बाय एंड सेल एंड दियर प्राइजेस सेटल ऑन इट्स कॉल। यानी कि वह बाजार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं, उनकी कीमतें तय होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
वही विदेशी मुद्रा का विनिमय तो वहीं पर होता है ना, डॉलर कितने रुपए में है, रुपीस कितने रुपए में है, जो सारा ट्रेड होता है वो हमारा कहाँ होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। गॉट इट। अगला, द इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एज स्टेक होल्डर इन बिजनेस इंटरप्राइजेस, उसे क्या कहते हैं? जरा सोचो। उसने घुमा के, उसने घुमा के बहुत लंबे से पूछा। उसने पूछा क्या कि जब कोई इन्वेस्टमेंट होता है हमारे देश में, जिसमें हम लोग प्रॉपर स्टेक खरीदते हैं, मैनेजमेंट में हमारे हाथ में होता है, सब कुछ पैसा लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी हम लोग पीछे देखा ना कि जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में पैसा लगाती है, दिस इज कॉल्ड दोस्तों एफडीआई। उसे क्या कहेंगे हम? एफडीआई। अगला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको कर लो भाई, डबल डबल ट्रिपल कर लो, वीवीआई। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। हमारे यहाँ एक बैंक, इस बैंक का नाम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसका नाम है मान लो एसबीआई, यह सरकारी बैंक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक, यह दूसरा बैंक है। मुझे बताओ इन दोनों बैंक में डिफरेंस क्या है? मुझे बताओ इन दोनों बैंकों में डिफरेंस क्या है? तो मैं बताता हूँ, एक सरकारी है और एक प्राइवेट है। तो जरा समझना, अगर पूछे एग्जाम में कि सरकारी बैंक में अगर फॉरेनर पैसा लगाना चाहेंगे तो कितना लगा सकते हैं, तो याद रखना लगा सकते हैं सिर्फ 20%। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एफडीआई की लिमिट है वो कितनी हो गई? 20% हो गई। ठीक है। उसी प्रकार जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसमें लगा सकती है कितना? 74%। याद रहेगा सभी को। इंडिया में बैंक दो प्रकार के हैं, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। अगर बात हो रही है पब्लिक की, तो किसी भी सरकारी बैंक में कोई भी फॉरेन की कंपनी 20% से ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकती। क्यों? नहीं तो पता चला अधिकार हो जाएगा किसका? फॉरेनर का। उसी प्रकार जो प्राइवेट कंपनी है उन पे जो अधिकार ना हो जाए फॉरेनर का, तो कितना कहा गया? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है? 74%। गॉट इट? यहां तक क्लियर सभी का? अगला क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 5, यानी कि मतलब 20%। अगला, व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन डिफेंस सेक्टर? ध्यान से समझना। एक्चुअली याद रखना, जो एफडीआई होती है ना, इसकी दो लिमिट होती है, दो तरीके होते हैं। एक होता है, सुना होगा आपने, ऑटोमेटेड रूट, और एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं अप्रूवल। तो याद रखना, जैसे हम लोगों से सीखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे सर्विसेज करेंगे, ये सारा हो गया हमारा ऑटोमेटिक रूट। ठीक है। और जो हमारा कोर पार्ट है उसमें तो अलाउड ही नहीं है डिफेंस में। तो याद रखना, अभी न्यूज़ में आई थी कि जो हमारे हैं एफडीआई डिफेंस की लिमिट हो गई है, वो हो गई है कितनी? याद रखना 74%। पहले कितनी थी बेटा? 49%। अब कितनी हो गई है? 74%। यानी कि हमारे देश में डिफेंस सेक्टर में अगर कोई एफडीआई होगा तो कितना होगा? मैक्सिमम 74%। ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी कि बीआईएस का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुझे बताओ जल्दी से। हांगकांग, वियना, मैक्सिको, बेसल या एंटवर्प? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है? बेसल में है। कहां पर है? बेसल में। बेसल कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला, इन इंडिया कौन सी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है अनाउंसिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? जरा समझना ध्यान से। भारत में विदेशी व्यापार नीति की घोषणा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पॉलिसी मेकिंग अभी पीछे हमने बनाया? दिस इज कॉल्ड कॉमर्स मिनिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड कॉमर्स मिनिस्ट्री। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल होती है। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। अगला, स्पेशल इकोनॉमी जोन में एफडीआई कितना होता है? तो याद रखना, हम कभी चाहेंगे कि कोई फॉरेनर आए, पैसा नहीं लगाए हमारे स्पेशल इकोनॉमी जोन में। स्पेशल इकोनॉमी जोन होता क्या है? मैंने कहा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया स्पेशल इकोनॉमी जोन। मतलब यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा वह सीधे हो जाएगा क्या? एक्सपोर्ट।
और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, डेवलप। बहुत सारी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमी जोन। यानी जब सरकार कहती है इस एरिया को हमने डिक्लेयर किया स्पेशल इकोनॉमी, मतलब कहने का कि भाई आप यहाँ पे आके कंपनी बनाइए, रजिस्टर करिए, आपको हम बहुत सारा बेनिफिट देंगे, और जो भी यहाँ पर उत्पादन होगा वो यहाँ नहीं बेच सकते हो, वो कहाँ बेचोगे, सीधे फॉरेन में। यानी कि जब कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी चाहती है और किसी एरिया को डेवलप करना चाहती है तो डिक्लेयर करती है क्या, स्पेशल इकोनॉमी जोन, जिसमें 100% तक पैसा लगा सकती है कोई भी विदेशी कंपनी। ठीक है, यह टॉपिक का बेटा फर्स्ट पार्ट है, मैं पहले बता दिया टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है आपको आज लगा होगा, जो भी डाउट लगा, याद रखना कल संडे है, पूरा डिस्कस करिए मेरे साथ इस ग्रुप पर, यहां पे डालिए, जो भी डाउट है यहां पे डालिए, आपके डाउट को मैं रिजॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, और याद रखना आज फॉरेन पार्ट 1 था, मंडे को हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन पार्ट 2 में, और टाइम क्या रहेगी, टाइम वही रहेगा 5:30 PM। और जिनको क्लास करना रहता है MCQ के फॉर्म में, वो मुझसे जुड़िए मॉर्निंग में 11:30 पर। ठीक है, और याद रखना जैसा भी क्वेश्चन आपको मिले आप लेके मुझे मिलिए, कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पे राजीव महेंद्रा GM में जुड़ जाइए। अभी मैं क्लास की पीरियड भी यहीं पर दूंगा, और साथ में मैं डेली यहां पे कराता हूं, क्यूज भी कराता हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, क्या होता है FDI, कितनी होती है लिमिट। अभी याद रखना ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे मंडे को भी। ओके, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे अपना दे फीडबैक कि सर आपको सेशन कैसा लगा। कुछ भी डाउट होता है तो कहाँ डालोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए भाई, क्योंकि कौन सी क्लास होने वाली आपको पता तभी चलेगा विद हेल्प ऑफ बेल आइकन। ओके, थैंक यू, टेक केयर। मिशन बैंकिंग जिनका एग्जाम आज था सैटरडे को, उन सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, कि आप मान के चलो कि आपका प्री क्वालिफाइड हो गया और रेडी हो जाओ किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।